हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग ग्रुप चैनल पे। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एचपी टेट आर्ट का पेपर जो कि हुआ है 13 जुलाई 2024 में। आज की वीडियो में हम साइकोलॉजी के पोर्शन को सॉल्व करेंगे। साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन जो हैं एचपी टेट में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करें। 30 क्वेश्चन जो हैं वो साइकोलॉजी से ही होते हैं, तो बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो एचपी टेट में साइकोलॉजी के पार्ट से आता है। एचपी टेट के पेपर जो हैं उसमें साइकोलॉजी के क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, वाटसन और स्किनर ने मनोविज्ञानी के किस उपागम में योगदान दिया है। वाटसन और स्किनर जो हैं वो किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को फॉलो करते थे। वाटसन और स्किनर फॉलो करते थे बिहेवियरिज्म को। डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। वाटसन को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अक्सर ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है। अदर ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है फंक्शनलिज्म। स्कूल ऑफ फंक्शनलिज्म कौन से साइकोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं, तो सबसे पहला नाम आता है विलियम जेम्स का, जिसे फादर ऑफ फंक्शनलिज्म भी कहा जाता है, और ये अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे। जो भी साइकोलॉजिस्ट फंक्शनलिज्म को फॉलो करते थे वो मानते थे कि माइंड का प्राइमरी जो पर्पस है, मेन पर्पस जो है वो ह्यूमन की हेल्प करना उनके इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने में। फंक्शनलिज्म को फॉलो करने वाले साइकोलॉजिस्ट माइंड पे फोकस करते थे। सेकंड है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव में इंटेलिजेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। जो भी साइकोलॉजिस्ट कॉग्निटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को फॉलो करते थे उनका फोकस होता था हाउ द पीपल थिंक, ठीक है। और कॉग्निटिव के फादर माने जाते हैं नेजर। नेजर को कॉग्निटिव ऑफ फादर कहा जाता है। बात करें सोशल कल्चरल, ये थ्योरी दी थी वाइगोस्की ने। वाइगोस्की से रिलेटेड क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, मनोवैज्ञानिक जो अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक समस्याओं से पीड़ित व्यक्तियों के लिए कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है। ऐसे साइकोलॉजिस्ट जो इमोशनल और मोटिवेशनल प्रॉब्लम से जो पर्सन जूझ रहे हैं उनकी सहायता करते हैं उन्हें कहा जाता है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। अपबोधक मनोवैज्ञानिक हिंदी में कहा जाता है। क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट की बात की जाए तो ये मेंटल और फिजिकल कंडीशंस में हेल्प करते हैं। कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ये किसी एक पर्सन पे फोकस नहीं करते हैं, किसी एक छोटे से ग्रुप पे फोकस नहीं करते हैं, ये बहुत बड़े एक सिस्टमेटिक लेवल पे काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे साइकोलॉजिस्ट जो एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर पर फोकस करते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर को फोकस किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट द्वारा। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, हु प्रपोज द फेमस इक्वेशन B = FPE विच सुजेस्ट बिहेवियर इज द प्रोडक्ट ऑफ ए पर्सन एंड हिज हर इन्वायरमेंट। ये जो फेमस इक्वेशन है जिसमें B डिनोट करता है बिहेवियर को, F डिनोट करता है फंक्शंस को, P से पीपल एंड E से इन्वायरमेंट, ये इक्वेशन जो दी थी कर्ट लेविन ने। ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। कर्ट लेविन की जो फील्ड थ्योरी है बहुत ज़्यादा फेमस है, ये एक बिहेवियरिस्ट थे, तो आपको ये भी याद रखना है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। जेम्स, मैंने अभी बताया विलियम जेम्स जो हैं इन्हें फादर ऑफ फंक्शनलिज्म कहा जाता है। इनकी जो थ्योरी फेमस है वो है थ्योरी ऑफ इमोशनल। जेम्स की इमोशनल थ्योरी जो है वो फेमस है। वाटसन की अभी बात की हमने, वाटसन जो है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है। बंडूरा, सोशल लर्निंग थ्योरी जो है बंडूरा द्वारा दी गई थी। हर एक साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड कौन सी थ्योरी फेमस है ये आपको साथ साथ पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ यू एंड योर फ्रेंड मेजर द लेंथ ऑफ ए टेबल यूजिंग एन आइडेंटिकल इंस्ट्रूमेंट इट लाइकली दैट बोथ ऑफ यू वुड अटेन द आइडेंटिकल कंक्लूजन अबाउट द लेंथ। अगर आप और आपका दोस्त जो है टेबल को मेजर कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट आपके सेम हैं और आपने जो कंक्लूजन निकाला है वो भी सब दोनों का सेम है। इट ऑफन टू बी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। आप ऑब्जेक्ट को बहुत एक्यूरेसी से मेजर कर रहे हैं, तो ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, इन एन एक्सपेरिमेंट व्हाट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं वो साइकोलॉजी में 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से आपसे पूछा गया है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिन्हें चेंज किया जा सकता है, उसका रिजल्ट जो है चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है ये देखने के लिए उन्हें चेंज किया जा सकता है, मीन्स वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड। बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर रहेगा। यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है वेरिएबल दैट अफेक्ट बाय अदर, वो होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपको याद रखना है, इंडिपेंडेंट जो मैनिपुलेट हो जाते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जो किसी और की वैल्यू से अफेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मीनिंग होता है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। ये ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है।
अदर ऑप्शंस की बात करते हैं। चलिए, फिजिकल डेवलपमेंट अगर बच्चे की हो रही है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे फिजिकल डेवलपमेंट ही कहा जाता है। अगर बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है, शारीरिक विकास जो है बच्चे का हो रहा है, तो उसे फिजिकल डेवलपमेंट ही कहा जाता है। देन डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, अगर किसी एक पर्सन की ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है तो उसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहा जाता है। ये आपने ध्यान रखने हैं ऑप्शन। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एन इंटरप्ले ऑफ, डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों से इफेक्ट होती हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशो इमोशनल प्रोसेस। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, क्योंकि डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों जो है इस पर इफेक्ट डालते हैं। द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज, जीन्स पियाजे ने थ्योरी दी थी जिसमें कि उन्होंने 4 स्टेजेस की बात की हैं बच्चे की डेवलपमेंट से रिलेटेड, और फर्स्ट स्टेज जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज ही है, और ये जो है 0 to 2 ईयर्स, ये ऑप्शन सही होगा। साथ साथ अदर स्टेजेस की भी बात कर लेते हैं। 2 to 7 ईयर यहाँ होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 7 to 11 ये हो जाती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एंड 11 to 18 आ जाती है आपकी फॉर्मल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो सभी स्टेजेस आपको याद रखनी है, और टैट के एग्जाम के लिए वाइगोस्की और जीन्स पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं जो कि आपको पढ़नी ही पढ़नी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्योरिस्ट प्रपोज द 8 स्टेजेस ऑफ साइको-सोशल डेवलपमेंट ईच एसोसिएटेड विद ए पर्टिकुलर क्राइसिस। 8 स्टेजेस किसने दी थी साइको सोशल डेवलपमेंट की, तो ये दी थी एरिक एरिक्सन ने। बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। इसकी जो डिटेल वीडियो है वो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड करी हुई है, आप जो है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ब्रीफली मैंने इसको बताया हुआ है, इसके डिटेल में डिस्कशन जो है इस थ्योरी की मैंने की हुई है। सिगमंड फ्राइड की बात करें तो इन्होंने साइको एनालिटिक थ्योरी दी थी, और साइको एनालिटिक थ्योरी में आपसे अक्सर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है सिगमंड फ्राइड से रिलेटेड। अल्बर्ट बंडूरा, अभी मैंने बताया कि सोशल लर्निंग थ्योरी इनके द्वारा दी थी। अब्राहम मैब्लोब, ये थ्योरी, इस थ्योरी की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है। अब्राहम मैब्लोब ने थ्योरी दी थी थ्योरी ऑफ नीड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टेजेस में बताए गए हैं, और अक्सर क्वेश्चन अब्राहम मैस्लोब की थ्योरी से भी आते हैं। नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ इनकॉपरेटिंग न्यू एक्सपीरियंस इनटू एग्जिस्ट स्कीमा इज नोन एज, ये भी वर्ड जो हैं वो जीन्स पियाजे द्वारा दिए गए थे। इन्होंने 5 की वर्ड्स जो हैं वो अपनी थ्योरी में दिए थे, जिसमें कि न्यू एक्सपीरियंस को एग्जिस्टिंग स्कीमा में इन्वॉल्व करना, उसे कहा जाता है एसिमिलेशन। बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। एकोमोडेशन भी इनमें से एक वर्ड था जो कि इन्होंने दिया था, तो ये है स्कीमा में अल्टरिंग करना, उसमें मॉडिफिकेशन करना, एकोमोडेशन कहलाता है। इक्विलिब्रियम जो है ये बैलेंस करने के लिए जब ट्राई करते हैं एकोमोडेशन और एसिमिलेशन के बैलेंस में, तब उस सिचुएशन को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ IQ। फॉर्मूला क्या है IQ का? IQ का फॉर्मूला होता है MA/CA × 100। परसेंटेज में ये लिया जाता है फॉर्मूला। MA मीन्स मेंटल एज, CA मीन्स क्रोनोलॉजिकल एज। नेक्स्ट है द गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल, विच स्टेट दैट एलिमेंट विच आर क्लोजर टू ईच अदर आर परसीव्ड एज द ग्रुप इज कॉल्ड। ये सारे प्रिंसिपल जो हैं गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल के अंडर ही आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, कंटिन्यूटी। बट इनमें से इन्होंने पर्टिकुलर ये बताया है कि एलिमेंट विच आर क्लोजर टू ईच अदर आर परसेप्ट एज ए ग्रुप। जब एलिमेंट बहुत एक साथ पास पास में होते हैं और उन्हें एक इंडिविजुअल ना मान के उन्हें एक ग्रुप की तरह देखा जाता है, तो इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस बाय विच वी रिकॉग्नाइज एंड इंटरप्रिएट सेंसरी इंफॉर्मेशन इनटू मीनिंगफुल होल इज नोन एज। किसी इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रिएट करना और उसका मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में चेंज करना, ये परसेप्शन कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ नोन फॉर द क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग डॉग्स। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी गई थी इवॉन पेवलोव के द्वारा। डी ऑप्शन सही उत्तर है। स्किनर ने दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी, और पेवलोव ने दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी। दोनों थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, अक्सर इनसे एक क्वेश्चन जो है वो बनता है। हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज नोन एज। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी को थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। अदर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, ये किसने थ्योरी दी थी? ये थंडरस्टॉर्म द्वारा दी गई थी इंटेलिजेंस थ्योरी। ट्रायर्की थ्योरी ये दी थी स्टर्नबर्ग ने, और 2 फैक्टर थ्योरी जो है ये दी थी स्पीयरमैन ने। चारों जो हैं इंटेलिजेंस थ्योरी ही हैं, बट चारों इंपॉर्टेंट हैं, और मैंने अपने चैनल पे इन पे वीडियोस जो हैं वो बनाई हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। हर एक थ्योरीज को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। द टेस्ट विच कंटेन ए नंबर ऑफ वुडन ब्लॉक इज नोन एज। वुडन ब्लॉक्स जिस
टेस्ट में इंक्लूडेड होते हैं उसे कहा जाता है कोह ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट। ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। ये एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है और इसमें वुडन ब्लॉक्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। ये चारों टेस्ट जो है इंटेलिजेंस टेस्ट है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, अक्सर ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि ये टेस्ट जो है वो किस फील्ड से रिलेटेड है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, लर्निंग टेस्ट है, या कौन सा टेस्ट है। तो ये चारों जो हैं वो इंटेलिजेंस टेस्ट हैं। इनमें से बी ऑप्शन और सी ऑप्शन कल्चर फेयर टेस्ट और रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट, ये दोनों नॉन वर्बल टेस्ट हैं। कल्चरल टेस्ट दिया था रायमंड कैटल ने, और रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट ये तो पता चल रहा है कि रेवेंस ने दिया था। इंटेलिजेंस टेस्ट ये भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज ए पर्सन वी ऑलवेज मेक सम जजमेंट अबाउट आवर ओन सेल्फ। अपने बारे में जजमेंट बनाना, दिस इज सेल्फ कॉन्सेप्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन इसका मीनिंग होता है कोई भी कंडीशन आपके सामने है उस पर रिएक्ट करने की एबिलिटी को सेल्फ रेगुलेशन कहा जाता है। आपको गुस्सा आ रहा है, आपको उसको कंट्रोल करना है, अपने एंगर को, या फिर कोई भी आपके सामने जो है वो डिमांड हो रही है उस पर रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी को सेल्फ रेगुलेशन कहा जाता है। सेल्फ स्टीम क्या होता है, अपने करेक्टर के अबाउट, अपने ही करेक्टर के रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है, दैट इज सेल्फ स्टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु क्रिएटेड द थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट है। 1930 में इसे जो है इवेंट किया गया था। किसने किया था, मॉर्गन और मोरे ने। ये ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। टीएटी टेस्ट को पिक्चर इंटरप्रिटेशन टेक्निक टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर क्वेश्चन जो है घुमा के आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है पिक्चर इंटरप्रिटेशन टेक्निक्स कौन सी है, किसने इवेंट की, तो ये सेमी टेस्ट है, टीएटी एंड पिक्चर इंटरप्रिटेशन टेक्निक्स। ये 1930 में दी गई थी मॉर्गन और मोरे द्वारा। नेक्स्ट 16 PF क्वेश्चनरी वाज फाउंडेड बाई। ये भी एक पर्सनैलिटी टेस्ट है और ये दी गई थी कैटल के द्वारा। सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है, रायमंड कैटल। 1957 में दी गई थी। एयर इसलिए बता रही हूँ कि क्योंकि कई बार जो है एयर भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इंडिविजुअल साइकोलॉजी वाज गिवन बाय द साइकोलॉजिस्ट। इंडिविजुअल साइकोलॉजी किस साइकोलॉजिस्ट ने दी थी, तो ये दी गई थी अल्फ्रेड एल्डर द्वारा। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। इन्हें ही इंडिविजुअल साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। एरिक एरिक्सन की मैंने बता दिया आपको, इन्होंने साइको सोशल थ्योरी दी थी और सिगमंड फ्राइड ने साइको एनालिटिक थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डैश ईथ ईगो एंड सुपर ईगो आर द 3 कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ये दिया गया था सिगमंड फ्राइड के द्वारा। सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। विच थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय द कार्ल जंग। कार्ल जंग द्वारा एनालिटिक थ्योरी जो है वो दी गई थी। एनालिटिक साइकोलॉजी थ्योरी डेवलप की थी कार्ल जंग के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, निशा शोज aggression most of the time in her classroom and often call her classmate aggressive. Identify the defense mechanism. डिफेंस मैकेनिज्म भी सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर निशा जो है एग्रेसिव बिहेवियर रख रही है और ब्लेम जो है वो अपनी क्लासमेट्स पे डाल रही है कि वो एग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हैं, तो ये प्रोजेक्शन शो करता है। सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, रिया इज ए काउंसलर एंड शी हैज़ द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन वट क्लाइंट सेज एंड फील यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स, दिस इज नोन एज। क्योंकि डिफरेंट वर्ड यूज़ कर रही है, सेम फीलिंग और सेम बातों को वो रिपीट कर रही है, बट उसके लिए डिफरेंट वर्ड यूज़ कर रही है, तो डी कोडिंग जो है इसका सही उत्तर होगा। कम्युनिकेशन में हम अपने शेयरिंग, हम अपनी फीलिंग्स जो हैं वो शेयर करते हैं। लिसनिंग में वो केवल सुनती हैं, उसको दोबारा जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं। पैराफ्रेजिंग में बात को सेम टू सेम दूसरे तक पहुंचाया जाता है। एक पर्सन से लेकर दूसरे पर्सन, एक पर्सन से बात सुनी और दूसरे पर्सन को बताई, पैराफ्रेजिंग वो मीनिंग होता है। नेक्स्ट देखिए, डैश एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन अनडिजायरेबल बिहेवियर विद पेनफुल कंसिक्वेंसेज। अनडिजायरेबल बिहेवियर और पेनफुल कंसिक्वेंसेज के बीच रिलेशनशिप एवर्जन थेरेपी के द्वारा होता है। सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, राहुल इज हैप्चुअल टू स्क्रीमिंग सो हिज पेरेंट डिसाइड टू टेक द फूड अवे वेन एवर ही स्क्रीम्स। दिस इज ए टेक्निक ऑफ, ये टेक्निक है नेगेटिव रिइंफोर्समेंट की, क्योंकि जब भी वो चिल्ला रहा है तो उसका भोजन जो है उससे दूर ले जा रहे हैं, क्योंकि वो उसके इस बिहेवियर को एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए उसे नेगेटिव रिइंफोर्समेंट दी जा रही है कि ये बिहेवियर आपको नहीं करना है। बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट तब दी जाती है क्योंकि जो बिहेवियर जो है वो डिज़ायरेबल बिहेवियर है और बार बार ये आगे रिपीट होता रहे, इसलिए पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दी जाती है। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट उसके अनडिज़ायर्ड बिहेवियर को एलिमिनेट करने के लिए दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टेक्निक इज यूज टू ट्रीट फोबिया। फोबिया को ट्रीट करने के लिए सिस्टमेटिक
डिसेंटाइजेशन टेक्निक्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर रहेगा। द लॉजिकल प्रोसेस बाय विच जनरल प्रिंसिपल आर इंटरफेयर्ड फ्रॉम पर्टिकुलर इंस्टेड इज कॉल्ड। आप पर्टिकुलर से प्रिंसिपल की तरफ जा रहे हैं, पर्टिकुलर से जनरल प्रिंसिपल की तरफ जाना इंडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगर इससे ऑपोजिट पूछा जाए, जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक या पर्टिकुलर सेम थिंग है, स्पेसिफिक भी बोल सकते हैं और पर्टिकुलर भी बोल सकते हैं। अगर जनरल से स्पेसिफिक जा रहे हैं तो वो आपकी डिडक्टिव रीजनिंग होगी। याद रखेंगे, डिडक्टिव रीजनिंग तब होगी जब आप जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में है निमोनिक्स। निमोनिक्स में पर्सन को क्लू के द्वारा उसकी चीज़ें याद करने में हेल्प की जाती हैं। मेटाकॉग्निशन, डी ऑप्शन में क्या है आपके पास, मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन है कि किसी पैटर्न को देख के उसके बारे में समझना, इस चीज़ को मेटाकॉग्निशन कहा जाता है। मेटा का अर्थ ही होता है बियॉन्ड, जो चीज़ आप देख रहे हो उसके पीछे भी, उसके पैटर्न के पीछे छुपी हुई बातों को भी आप जस्टिफाई कर सको, देख सको, इसे मेटाकॉग्निशन कहा जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजी का। 30th क्वेश्चन है, मेमोरी प्रोसेस इन विच न्यू लर्नड इन्फॉर्मेशन प्रिवेंट्स रिट्रीव और प्रीवियस स्टोरेज सिमिलर मटेरियल इज कॉल्ड। जब आपकी प्रीवियस स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन से आप न्यू इन्फॉर्मेशन को एक्वायर कर सको, उसे कहा जाता है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। रेट्रोएक्टिव कब होता है, जब आप कोई नई इन्फॉर्मेशन एक्वायर करते हैं और वो इनहिबिटेट करती है प्रीवियस गेन इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने में। दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे से, तो इसका ध्यान रखना। ए ऑप्शन जो है वो सही उत्तर होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।